नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू के इस वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आज हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं, फिर चाहे वो एमसीक्यू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यों ना पूछे जाते हों। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अब से आपको हर एक प्रश्न के बाद जो 5 सेकंड का समय दिया जाता था, उसके बाद आपको आंसर बताया जाता था, वो नहीं होगा। अब से मैं प्रश्न पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन बोलूँगा, उसके तुरंत बाद ही मैं आपको उसका आंसर भी बता दूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं या फिर आपको उस प्रश्न का आंसर पता है, तो आप मेरे क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद वीडियो तुरंत पॉज कर दीजिए और अपने मन से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके आगे उसका आंसर देख सकते हैं। तो यही जानकारी मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और तीसरा कथन है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 कथन जो हैं वही सही हैं। मतलब कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और तीसरा कथन जो है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? पहला सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना और पांचवा है व्यास। और बोला गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। मतलब कि यमुना और व्यास का सबसे कम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भाषा,
जिसमें ए है संस्कृत, बी है पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, सी है मलयालम और डी है मध्य भारत की भाषा। और सूची 2 में है भाषा परिवार, जिसमें पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है तिब्बत बर्मा भाषा परिवार और चौथा है भारोपीय भाषा परिवार। और नीचे हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलिए एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। इसमें संस्कृत जो भाषा हो जाएगा वो भारोपीय भाषा परिवार हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा जो है वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार हो जाएगा। मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा। और मध्य भारत की भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। दूसरा कथन है लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ऑप्शन सी है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। और ऑप्शन नंबर डी है इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ये कथन जो है ये अपने आप में गलत है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे। 6ठा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा कथन है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से या से सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, मतलब कि पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पहला शब्द है पुरुजन या विष, दूसरा है भरतजन या विष, तीसरा है यदुजन या विष और नीचे बोला गया है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, मतलब कि पुरुजन या विष, भरतजन या विष और यदुजन या विष, ये तीनों शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी अरि और ऑप्शन डी है दस्यु। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा कथन है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? पहला है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे और नीचे बोला गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। मतलब कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये ज़मीन के भीतर को, ये जो हैं ये ज़मीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें यानी कि बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काले लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी हरे नीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी सुनहरे मिट्टी के बर्तन और ऑप्शन डी है भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी है कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। ऑप्शन सी है कब्रों पर
गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। और ऑप्शन नंबर डी है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। ये जो कथन है ये अपने आप में गलत है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, इनाम गांव एक प्रारंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी घोड़, ऑप्शन सी सीना और ऑप्शन डी है नीरा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोड़। तो इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न पर। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खगोल, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन डी है गणित। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।